हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं आज फिर से। ये नया सेशन स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, 2025, 26, 27 वगैरह के लिए आपका। आप चाहे वो स्टेट बीसीएस एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए ये मॉडर्न हिस्ट्री का ई दृष्टि नवरत्न का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है दोस्तों। 25-26 के लिए नया कंटेंट है, बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं इसमें, और इस पर बखूबी भरपूर चर्चा होगी। आधुनिक भारत का इतिहास जो 25-26 का आपका पीसीएस होने वाला है, आपका उत्तराखंड पीसीएस होने वाला है, या जितने भी एग्जाम है, बीपीएससी है, आरपीआरएएस है दोस्तों, जितने भी एग्जाम्स हैं सबको कवर करते हुए ये मॉडर्न इंडिया का इतिहास है। एक एक फैक्ट को बहुत ही बखूबी से दोस्तों, ये यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, एसएससी, हाई कोर्ट, यूपीएसआई, पुलिस, ये आदि परीक्षाओं के लिए ये सारे वन लाइनर से लेके एक्सप्लेनेशन इतने इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे दोस्तों। जितने भी एग्जाम होने वाले हैं आपके नेक्स्ट भविष्य में, चाहे वो 25 के लास्ट तक हो, 26 में हो, 27 में हो, वहां से आगे तक ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है सारे एग्जाम्स को दोस्तों। मैं बीपीएससी की बात करूंगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते रहे। आरएएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, आपका एमपी पीसीएस हो गया, ठीक है, उड़ीसा पीसीएस, जितने भी पीसीएस हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वॉट जितने भी पीसीएस हैं, स्टेट पीसीएस में, और जितने भी रेलवे, एसएससी, हाई कोर्ट, यूपीएसआई, पुलिस, या जितने भी एग्जाम्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर वो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन इन्होंने कंपाइलेशन किया हुआ सार संग्रह है। 2025-26 का नया वर्जन है ई दृष्टि नवरत्न का। प्रीलिम्स स्पेशल है, सबसे बड़ी बात। यहाँ से क्वेश्चन आपके अगर मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं और आपने इसको कम से कम मल्टीपल टाइम 2 से 3 बार 4 बार रिवाइज किया हुआ है, तो आपके क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, मेरा दावा दोस्तों। अब इनके टॉपिक्स की बात करेंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं दोस्तों जिनकी चर्चा होगी। जैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, मुगल साम्राज्य का पतन विघटन, नवीन स्वायत्त राज्यों का उदय, मराठा साम्राज्य। तो एक एक चीज को इन्होंने बखूबी देख सकते हो आप, पूरी तरीके से बिल्कुल क्रम वाइज, क्रोनोलॉजी में क्रम वाइज क्रम इन्होंने बखूबी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये हम आपको पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से क्लैरिफाई करने वाले हैं, एक एक चीज को देख सकते हो। और लास्ट में ये विविध तक, यानी कि जो 1947 से 1964 तक की चर्चा इसमें होने वाली है। तो सारे जितने भी हैं, हम एक एक करके, हो सकता है 1.5 का इसमें हम रखने वाले हैं, 1 आवर के आसपास। तो जितनी जल्दी होगी ये मॉडर्न हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और आप प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट यही है कि लास्ट तक इन वीडियोज में बने रहिए। देखो, कोई भी एक सोर्स पकड़िए और उसको मल्टीपल टाइम पढ़िए। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, मल्टीपल टाइम एक सोर्स पकड़िए और मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन रिवीजन रिवीजन, रिपीट 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 आप करिए। आप अपना रिजल्ट का, आप देखिए 6 मंथ करिए तो सही, आप अपना रिजल्ट औरों से बेहतर दोस्तों अगर ना लाएं, तो ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है 100%। लेकिन आप तरीका, एक प्रोग्रामिंग तो करिए अपनी। आप रिवीजन जितनी बार करेंगे, रिपीट जितनी बार करेंगे, एक ही सोर्स को, कंटेंट वहीं से आता है, डेटा वहीं से आता है, चीजें वहीं से आती है एग्जाम में, बट आप अपनी एक्यूरेसी खो देते हो, एक्यूरेसी ब्रेक करते हो, जिससे एग्जाम लैक हो जाता है। समझ रहे हैं आप? ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है। देखो, शुरुआत करते हैं, पूरी कहानी हम आपको बता चुके हैं। शुरुआत होगी यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। बहुत ही नीट एंड क्लीन है सब्जेक्ट, ये बहुत ही अच्छा है और नीट एंड क्लीन ये पीडीएफ है। आप प्लीज रिक्वेस्ट है, लास्ट तक पूरे देखिए। हम इसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें आपको जाके चेकआउट कर लीजिएगा, और आप सारे वीडियोज को बखूबी देखिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक, प्लीज दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक, भाइयों तक, जो पढ़ने वाले लोग, उन तक पहुंचाइए, जिससे हमें थोड़ा सा आपका मोरल सपोर्ट मिले, थोड़ा प्यार मिले आपका। चलिए, लास्ट तक बनी रहिएगा, देखते रहिए और देखते रहिए। उससे पहले हम थैंक यू बोल देते हैं। आई होप सो आप देखेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ये हमें आपसे बहुत उम्मीद है। चलिए, हम पढ़ाने की भरपूर और अच्छी कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये नया सेशन है। 26, 27, 28 जितना भी आगे तक जाएंगे, ये वहां तक के लिए आपके काम आने वाले दोस्तों। अब यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, मैं एक ट्रिक बता दूं आपके माइंड में, थोड़ी सी ट्रिक है, बहुत ज्यादा काम नहीं। हम इसको PDE ऐसे करके DF लिखते हैं। सबसे बाद में कौन सा है? PEDF, मतलब पहले फ्रांसीसी है, सबसे लास्ट में कौन आए दोस्तों? सबसे पहले, सबसे लास्ट में आए फ्रांसीसी, सबसे पहले आए पुर्तगाली, उसके बाद आए डेन, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद डच, उसके बाद फ्रांसीसी। ये एक क्रम है, एक सीक्वेंस है जो निमोनिक्स के फॉर्म में है। देखो, निमोनिक्स जब एग्जाम नियर बाई होता है, आपके 45 डेज बचे हैं, 30 डेज बचे हैं, तो ये रिवीजन में काम आते हैं ऐसे निमोनिक्स। तो आप अपने मेंटल स्टेट को इस तरह बना के रखिए, उन निमोनिक्स को आपने नोट्स में कंसीडर कीजिएगा। बाकी का आप एक्सप्लेनेशन तो आप बखूबी करेंगे ही करेंगे, जिससे आप नोट्स में बना सकते हैं, उन्हें बनाइए। चलिए, हम एक्सप्लेन करते हैं आपको, बहुत अच्छे से पूरा कंटेंट बताएंगे। यूरोपीय कंपनियों का आगमन कब से कैसे तक दोस्तों, आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं।
चलो भाई देखो भूमिका की बात करेंगे। देखो प्राचीन काल से एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं, तब से व्यापार का चलन रहा है, क्योंकि एंशियंट टाइम से चीजें आती जाती रही हैं, लेन देन चलता रहा है, बार्गेन होती रही हैं, चीजें आती रही हैं, ये सब होता रहा है। कब? प्राचीन काल से। तो प्राचीन काल से भारत का व्यापारिक संबंध दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के देशों, जो साउथ ईस्ट एशिया कौन सा है? जो हमारा साउथ ईस्ट में पड़ता है, ये वाला जो इलाका है, जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया, ये सारा थाईलैंड वगैरह, ये सारी चीजें साउथ ईस्ट एशिया के आसपास पड़ती हैं। इन देशों की बात हो रही है। और जो पश्चिमी एशिया, आपका पश्चिमी एशिया बोले तो इराक, ईरान, ये सब जो मिडिल ईस्ट वाले कंट्री पड़ते हैं। पश्चिम एशिया के विभिन्न भागों के साथ यूरोप के कुछ हिस्सों में दोस्तों, ग्रीस वगैरह पे आप देख सकते हो, मेसोपोटामिया से आगे आप जाओगे तो देख सकते हो, वहां पर भी मेडिटेरेनियन सी के आसपास कुछ हिस्सों में ये व्यापार होता था। 15 से 16वीं सदी के दौरान दोस्तों जहाज रानी निर्माण की बात हुई। जहाज रानी निर्माण की बात करें तो ये जो बोट्स हैं, जो जहाज बनिए देखे होंगे आपने पुराने टाइम में, जो बोट्स के ऊपर वो ऐसे करके लंबे लंबे वो रस्सियां सी बनी होती थी और वो झंडे से लगे होते थे। तो जहाज रानी निर्माण और नौ परिवहन, जो नेविगेशन होता है, जो नौकाएं चलती हैं, उसकी महान प्रगति हुई 15 से 16वीं सदी के दौरान। यूरोप के पुनर्जागरण ने, जो रेनेसा की योजना आई यूरोप में, जब उसमें रेनेसा की योजना आने के बाद वहां के लोगों में उद्यम यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्री की भावना पैदा कर ली। मतलब उनके पास ऐसा अंदर आ गया कि उन्हें भाई इंडस्ट्री पैदा करनी है, उद्यम बनाना है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, मतलब बिजनेस खोलना है। उसमें यूरोप के पुनर्जागरण ने वहां के लोगों में इंडस्ट्री, बिजनेसमैन की एक भावना पैदा कर दी। और पुर्तगाली और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। स्टार्ट किसने किया? पुर्तगालियों ने और स्पेन के जो वासी थे दोस्तों। पुर्तगाल के नाविक थे, सबसे पहले नाम था बार्थोलोमेओ डियास। क्या नाम था? बार्थोलोमेओ डियास। उन्होंने दोस्तों 1488 ईस्वी में उत्तमासा अंतरीप, यह है कैप ऑफ गुड होप, जो दक्षिण अफ्रीका के नीचे पड़ता है, साउथ अफ्रीका में जो नीचे है उसे बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप। तो बार्थोलोमेओ डियास जो है 1488 में उत्तमासा अंतरीप की खोज के लिए निकला, जिसे उसने तूफानी अंतरीप कहा। यहाँ पे बहुत सारी हवाएं, बहुत सारी करंट थी, बहुत सारा यहाँ पे वेव्स आती थी बहुत खतरनाक तरीके से, इसलिए बार्थोलोमेओ डियास ने इस कैप ऑफ गुड होप को तूफानी अंतरीप का नाम दिया। उसके बाद 4 साल बाद दोस्तों 1492 ईस्वी में स्पेन के निवासी थे, नाम था कोलंबस। उन्होंने भारत पहुंचने का मार्ग खोजते हुए उन्होंने सोचा कि भाई हम इंडिया जाना है। स्पेन के निवासी थे कोलंबस, लेकिन भारत पहुंचते पहुंचते वो अमेरिका की खोज में निकल गए। उन्होंने अमेरिका को खोज लिया दोस्तों, समझ गए? कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजते हुए अमेरिका की खोज कर ली। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि 1498 में दोस्तों पुर्तगाली व्यापारी निकले, वास्को डी गामा। ये पुर्तगाल के थे। पुर्तगाली व्यापारी, मैं एक बार मैप दिखा देता हूं पुर्तगाल वगैरह का सारा, कहां से कौन आया, एक बार 2 मिनट का टाइम दे दो बस, ठीक है? देखो ये है पुर्तगाल आपका, कौन सा? ये वाला, ये देख रहे हैं आप, लिस्बन पुर्तगाल की कैपिटल है। यहां से दोस्तों होते हुए ये कैनरी आइलैंड होते हुए अजोर्स द्वीप है, ये भी यहां से होते हुए कैप बर्डे होते हुए, यहां से इस तरीके से होते हुए, मैं नीचे ले जाता हूं एक बार, यहां से सारा होते हुए ये पुर्तगाली जो है कहां पहुंचे? ये कैप ऑफ गुड होप होते हुए अटलांटिक ओशन में होते हुए नीचे देख रहे हैं आप, नीचे दिखिए, शायद दिख रहा होगा आपको, ये मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये नीचे होते हुए यहाँ ऐसे कैप ऑफ गुड मेडागास्कर के बीच में होते हुए ये कन्नूर यानी कि कैलिकट कोचीन वाला इलाका जो है, कहां पर? जो इस समय केरल में पड़ता है, ये रूट लिया दोस्तों इन्होंने, कैप बर्डे, सेंट हेलेना, अटलांटिक ओशन पास करते हुए। और इसको जो नीचे है ना, इसको इन्होंने कैप ऑफ गुड होप का, ये नीचे जो वाला, ये जो एक्स से मैंने एंगल किया है, ये इसको इन्होंने कैप ऑफ गुड होप की संज्ञा दी। समझ गया? मोगादिशु, मालदीनी, किल्बू, मोजाम्बिक, सुफाला होते हुए ये पूरा पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा का रूट था। फर्स्ट वॉयज टू इंडिया इज 1497 टू 99। गॉट इट? तो पुर्तगाल से निकले, ये मैंने आपको सारा चीज बता दी दोस्तों। पुर्तगाल से निकलने के बाद यहाँ से ऐसे करके ये यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ आ गई। समझ गया आप बात? नेक्स्ट बात करेंगे अब, ठीक है? नेक्स्ट क्या है अपना? नेक्स्ट क्या है? तो दोस्तों 1498 में समझ गए, वास्को डी गामा उत्तमासा अंतरीप का चक्कर काटकर भारत तक पहुंचने में सफलता पाई 1908 में। इन समझ खोजों का एकमात्र उद्देश्य था व्यापारिक मार्गों की जानकारी, यानी कि ट्रेड रूट्स की जानकारी प्राप्त करना और आर्थिक लाभ कमाना, यानी कि उन्हें इकोनॉमिक प्रॉफिट में सबसे ज्यादा मजा था। अब बात करते हैं समुद्री यात्री वास्को डी गामा किस देश से? पुर्तगाल। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से थे, इन्होंने अमेरिका की खोज की। और वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की। कैप्टन कुक एक ग्रेट ब्रिटेन से थे, इन्होंने तस्मानिया वगैरह की खोज की। एबल तस्मान ये हॉलैंड के निवासी थे दोस्तों। अब यूरोपियों के आगमन का क्रम मैं बता चुका हूं। पुर्तगाली पहले आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद इंग्लिश आए, उसके बाद डेनिश आए, उसके बाद लास्ट में फ्रांसीसी आए दोस्तों। और पुर्तगाली सबसे पहले आए थे लेकिन लास्ट में गए, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, सो प्लीज डोंट अंडरस्टिमेट दैट थिंग। बात करेंगे पुर्तगालियों के आगमन की कहानी से, बात करने वाले हैं। उत्तरमासा अंतरीप का चक्कर काटते हुए अहमद इब्न मजीद नामक गुजराती थे। गुजराती पथ प्रदर्शक ने
उसकी सहायता से मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पहुंचा। ये कालीकट कहाँ है? ये केरल में पड़ता है दोस्तों। इस समय केरल में मैंने अभी दिखाया था, केरल के बंदरगाह पर पहुंचे। कहां पर? वास्को डी गामा। कालीकट के शासक थे उस समय जमोरिन, उन्होंने उनका स्वागत किया और वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा से एक बड़ा व्यापारिक लाभ प्राप्त किया। क्या किया? ट्रेड का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट प्राप्त कर लिया, जिसका अरबी व्यापारियों ने विरोध किया, क्योंकि यहाँ पर जो व्यापार होता था इन पुर्तगालियों और अंग्रेजों के पहुंचने से पहले सबसे पहले तो अरब व्यापारी होते थे, अरब व्यापारी ही होते थे। अरब व्यापारियों ने विरोध किया। विरोध का मुख्य कारण व्यापारियों का स्वयं का आर्थिक होता था। क्या होता था? स्वयं का इकोनॉमिक प्रॉफिट होता था दोस्तों। इसलिए अरबी जो व्यापारी थे, जो अरब से थे, जो वेस्ट एशिया से थे, वो इसका भरपूर विरोध कर रहे थे। समझ रहे हैं? अब वास्को डी गामा की बात करेंगे। वास्को डी गामा दोस्तों जमोरिन द्वारा स्वागत हुआ। शायक अहमद इब्न मजीद था, भारत के लिए नवीन समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा उसने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुने का लाभ प्राप्त किया। कितना? 60 गुने का। समझ रहे? काली मिर्च लेके गया है। अब वास्को डी गामा जिन भारतीय मसालों को लेकर अपने देश पुर्तगाल लौटा, वह पूरी यात्रा व्यय के 60 गुने से अधिक कीमत पर बिका, यानी उसे 60 गुने से ज्यादा प्रॉफिट हुआ। इसी लाभकारी घटना ने पुर्तगाली व्यापारियों तथा साथ ही अन्य यूरोपीय व्यापारियों को भारत आने के लिए अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया कि भाई यहाँ व्यापार करने पर तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में द्वितीय, ये दूसरा याद रखना, 1500 ईस्वी में 1498 के बाद अब दूसरा ये 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान भारत आया। समझ रहे हैं? तो याद रखना आता है। उसके बाद 1502 में वास्को डी गामा विद इन 4 ईयर्स, अगले 4 साल बाद 98 के वास्को डी गामा 1502 में फिर भारत आया दोबारा। बाबा याद रखना कब आया दोबारा। उसके बाद 1505 ईस्वी में केरल पर्यटन की वेबसाइट से आप देख सकते हो दोस्तों, क्या है कि वहां से आप बता सकते हो। उनके अनुसार कन्नूर यानी कि जो केरल में पड़ता है, पुर्तगालियों ने दूसरी फैक्ट्री बनाई। कहां पर? पुर्तगालियों ने दूसरी फैक्ट्री बनाई वहां पर केरल कन्नूर में। गॉट इट? अब आगे बात करते हैं प्रमुख पुर्तगाली व्यवसाय और इंपोर्टेंट ने कौन कौन से। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की बात करेंगे। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इज वेरी इंपोर्टेंट, ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं। ये मेन इंपोर्टेंट है। इस ब्लू वाटर पॉलिसी को दोस्तों नीले जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति भी कहा जाता है, पॉलिसी ऑफ द पीस वाटर भी कहा जाता है। चलो और पढ़ते हैं इनके बारे में। 1505 में आए दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, 1502 में दोबारा वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा के आने के बाद फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 में दोबारा नहीं, ये अलग से गवर्नर बना के भेजा गया इनको, वायसराय। तो 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को वायसराय या गवर्नर नियुक्त किया गया तथा पदभार ग्रहण करने वाला यह पहला गवर्नर था। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अल्मेडा का मूल उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था। इसके लिए उसने मजबूत सामुद्रिक नीति यानी कि एक पॉलिसी बनाई। कौन सी? ओशियन पॉलिसी, सी पॉलिसी का संचालन किया। उसे ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले जल की नीति या शांत जल की नीति कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे 1508 में, इंपोर्टेंट है याद रखना, चौल के युद्ध में। तो 1508 में चौल का युद्ध हुआ। वहां पर संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े यानी कि मिस्र के ममलूक सुल्तान थे, उनको कौन सा? 1508 में चौल के युद्ध में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े यानी मिस्र के ममलूक सुल्तान कालीकट के जमोरिन तथा गुजरात के शासक महमूद बगेड़ा की संयुक्त सेना से परास्त हुआ। समझ गए? कौन थे? मुस्लिम नौसैनिक बेड़े, जिसका कौन था? मिस्र के ममलूक सुल्तान थे, उसमें कालीकट का जमोरिन, गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा, उनसे परास्त हुआ 1508 में। परंतु अगले ही वर्ष द्वीप के युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि 1505 में इंडिया आया था, 1505 में, याद रखना, ये बार बार बोलूंगा, ये डेट है। अल्मेडा ने इस संयुक्त बेड़े को पराजित कर दिया। कब? नेक्स्ट द्वीप के युद्ध में। इसकी जीत से हिंद महासागर में पुर्तगालियों की पकड़ मजबूत हो गई दोस्तों। क्या हो गई? पकड़ मजबूत हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क है ये, 1509 से 1515 ईस्वी तक आया। याद रखना 1509 से 1515। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगाली शक्ति अल्फांसो, ये अल्फांसो है या अल्फांसो भी कह सकते हैं, डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। इसको 1509 से 1515 ईस्वी तक शासन किया। वह 1509 ईस्वी में वायसराय बनकर भारत आया। इसने अल्मेडा की शांत जल की नीति का अंत किया। इसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाई। पूछा जाए तो सती प्रथा पर रोक लगाने वाला पहला वायसराय कौन था? पहला पुर्तगाली वायसराय था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, 6 साल तक था ही। उल्लेखनीय है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग भारत में पहला प्रथम दुर्ग था, यूरोपीय दुर्ग था, 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया था।
तो पहला यूरोपीय जो दुर्ग था वो कोचीन में 1503 में कराया था। 1510 में इसने बीजापुर के शासक उस समय कौन था, यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। यानी कि 1510 ईस्वी में इसने किससे, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। और यहाँ पर दोस्तों क्या किया, पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ी। यहाँ पर पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ी और अल्बुकर्क भारत में स्थायी पुर्तगाली आबादी बसाना चाहता था। इसके लिए उसने पुर्तगाली को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया और 1515 में इसकी मृत्यु हुई। उस समय तक पुर्तगाली हिंद महासागर क्षेत्र की सबसे बड़ी शक्ति बन चुके थे दोस्तों। अब 1515 के बाद जो इंपोर्टेंट वायसराय के हैं नीनो डी कुना, जो 1529 से 38 तक करीब 9 साल रहे। इसने 1530 में दोस्तों कोचीन की जगह, यानी कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। इसने मद्रास के सेंट थोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाई। इसने भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया, यानी कि जो हमारे इंडिया का ये वाला इलाका है, जो पुर्त वाला ये वाला, इस पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली कॉमर्शियल का विस्तार किया। और गुजरात के शासक उस समय बहादुर शाह की हत्या कर 1534 में यानी कि 1534 में बसीन तथा 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया दोस्तों। ठीक है, नीनो डी कुना ने, याद रखना, बहादुर शाह जो गुजरात के शासक थे उनकी हत्या करके 1534 में किस पर, बसीन तथा 35 में दीव पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में, ये परीक्षा होगी बताऊंगा बाद में, हिंद महासागर में दोस्तों क्या किया, हिंद महासागर में क्या किया, होने वाले व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। एकाधिकार इनकी मोनोपोली होगी और कार्टेज पद्धति लागू की इन पुर्तगालियों ने, जो एक प्रकार का लाइसेंस था। यह लाइसेंस इंगित करता था कि हिंद महासागर में किसी को भी व्यापार हेतु पुर्तगालियों का एक विशेष प्रकार का शुल्क देना होगा दोस्तों। समझ रहे, क्या देना होगा, एक विशेष प्रकार का शुल्क। एक लाइसेंसिंग पद्धति थी जिसे कार्टेज पद्धति यानी कि कार्टेज सिस्टम बोला गया, जो इन पुर्तगालियों ने शुरू किया था। मतलब पूरा कंट्रोल कर लिया, पूरी मोनोपोली के लिए, पूरी मोनोपोली चला दी। अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स पर कर लेते हैं चर्चा, वरना छूट जाएंगे। चलो क्या है, नीला जल योजना जिसे बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई, ये फ्रांसिस द अल्मीडा ने। वास्को डी गामा दोस्तों कालीकट पहुंचा 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय किसे बोला गया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया जमोरिन ने दोस्तों। जमोरिन जो कालीकट का शासक था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। ये सारे मैंने ऊपर बताए हैं, आपको एक बार रिवाइज किया जा रहा है। पुर्तगाली ने भारत में प्रथम दुर्ग निर्माण किया कोचीन में, कब, 1503 में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, मध्यकाल में कौन थे, पुर्तगाली। भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किया पुर्तगाली ने दोस्तों। सारी चीजें समझ रहे हैं। नेक्स्ट और बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट। द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेतृत्व करता कौन था, पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल 1500 ईस्वी में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई कोचीन 1503 में। पुर्तगालियों की पूर्व के साथ व्यापार करने की कंपनी का नाम था एस्तादो दा इंडिया, याद रखना, गॉट इट। कौन से भारतीय क्षेत्र वर्ष 1961 तक पुर्तगाली अधिकार में रहे दोस्तों, गोवा दमन दीव। पुर्तगाली ने सर्वप्रथम अपना उपनिवेश कहां स्थापित किया, पडिचेरी में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया वो था थॉमस बेस्ट दोस्तों। तो ये सारे इंपोर्टेंट फैक्टर्स हैं, इनको याद रखना। अब बात करेंगे भारतीय बंदरगाह जो कि पश्चिमी तट पर थे, कौन कौन से थे, उनकी चर्चा करेंगे, गॉट इट। चलो बात करते हैं दोस्तों। तो लाइसेंस हो गया, इंगित करता है हिंद महासागर को, और किसी को भी व्यापार हेतु पुर्तगालियों का एक विशेष प्रकार का शुल्क देना होगा, ये बात होगी। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय बंदरगाह जो है, जो पश्चिमी तट पे थे, कौन से, जो वेस्टर्न वाले पे, जो इधर वाले, देखो इधर वाला इलाका है ना, ये वाला, ये पश्चिमी तट पे ये बंदरगाह थी। कौन कौन सी थी, ये मालाबार तट था, मालाबार तट पे कालीकट कोचीन, और गुजरात तट वहां पर सूरत, भड़ौच और कैम्बे, ये याद रखना सारे बंदरगाह। कौन कौन, सूरत, दोबारा लिखते हैं, सूरत, भड़ौच और कैम्बे दोस्तों, ठीक है। और जो पुर्तगाली वायसराय था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। उसके बाद आया फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, उसके बाद आया नीनो डी कुना। तो ये जो है वायसराय है, उनके क्रम है पुर्तगालियों का। नेक्स्ट बात करेंगे, पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी, जो फारस की खाड़ी है, जिस समय फारस की खाड़ी है ओमान और उसके बीच में, हॉर्मुज संधि और हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित की। भारत का जापान के साथ व्यापारिक संबंधों का सिर्फ पुर्तगालियों को जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं, जापानियों के साथ एशिया में भी ये व्यापार कर रहे थे, ठीक है। भारत का जापान के साथ जो व्यापार था वो पुर्तगाली कर रहे थे। और फारस की खाड़ी, हॉर्मुज संधि, हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित की। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू आया, क्या है भाइयों, तंबाकू आया, आलू टमाटर की खेती हुई, याद रखना, जहाज निर्माण शुरू हो गया, तथा प्रिंटिंग प्रेस जो 1556 ईस्वी में स्थापित हुआ था उसकी शुरुआत हुई। आलू टमाटर की खेती, जहाज निर्माण वगैरह की दोस्तों। स्थापित कला में गोथिक कला का विकास था और पुर्तगालियों की देन है दोस्तों। स्थापित कला में गोथिक कला का विकास भी पुर्तगालियों की देन है,
ये बात ध्यान रखना। अब बात करेंगे अपन पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के कारण कि उनका पतन डिफेंस कैसे हुआ। जैसे कट्टर धार्मिक नीति उन्होंने ईसाई धर्मियों को, जो ईसाई धर्म मिशनरियों को दोस्तों उसमें इन्वॉल्व करना शुरू किया। भारतीय व्यापार के साथ बर्बरता भरा रवैया। स्पेन का 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अधिकार हो गया। अंग्रेज एवं डच नौसेना की बढ़ती शक्ति, समझ रहे हैं आप, इंग्लिश व डच नौसेना की बढ़ती शक्ति। मराठा तथा मुगलों का शक्तिशाली साम्राज्य। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी, डेट याद रखना, डेट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आप देख सकते हो। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड से हो गया, जिससे बंबई क्षेत्र जो है ब्रिटिश को दहेज के तौर पर दे दिया गया। बाद में ब्रिटिश शासन द्वारा संपूर्ण बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। अंततः पुर्तगालियों को उपनिवेश संबंधी गतिविधियां पश्चिम की तरफ उन्मुख हो गई, कब, वेस्ट की तरफ उन्मुख होगी दोस्तों, समझ रहे हैं। तो ये जो 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया, अंततः पुर्तगालियों का उपनिवेश संबंधी गतिविधियां पश्चिम की तरफ उन्मुख हो चुकी थी। ये सारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डचों का आगमन दोस्तों। 16वीं शताब्दी के मध्य से डच भारत और पूर्वी जगत में, ये पूर्वी की बात हो रही है, इंडोनेशिया मलेशिया वगैरह वाले इलाके में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त मार्ग की खोज प्रयासरत कर रहे थे। पुर्तगालियों के पश्चात डचों का आगमन हुआ। डच हॉलैंड यानी कि वर्तमान में जो नीदरलैंड है वहां के निवासी हुआ करते थे। पहला डच अभियान, याद रखना डेट्स, पहला डच अभियान दोस्तों 1596 96 में कॉर्नेलिस डे हाउटमैन के नेतृत्व में पूरी जगत में पहुंचा। 1596 में कॉर्नेलिस डे हाउटमैन के नेतृत्व में पूर्वी जगत में पहुंचा। वहीं 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर वेरिंग्रे ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी नामक एक बड़ी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई। इस कंपनी को डच सरकार द्वारा अगले 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार करने, युद्ध, शांति और किलेबंदी का अधिकार दे दिया गया दोस्तों, समझ रहे हैं। ये सारी कहानी आप समझ गए होंगे। अब आप प्यार से बढ़ेंगे आगे। प्रारंभ में मेरे भाइयों, प्रारंभ में डचों की गतिविधियों का जो है मसालों के व्यापार था, यानी कि वो सिर्फ स्पाइसेस का ट्रेड करते थे प्रारंभ में, जिसका मुख्य केंद्र था इंडोनेशिया जो कि पूर्व में पड़ता है। भारत के साथ इनका संपर्क हुआ, भारत के साथ इनका संपर्क हुआ। उसके साथ उन्होंने सूती वस्त्रों के व्यापार को भी इसमें शामिल किया, जिससे इन्हें अत्यधिक लाभ हुआ। सूती वस्त्र में इन्होंने क्या किया, इन्हें अत्यधिक लाभ मिलना शुरू हो गया, जिससे उसके बाद 1605 से 1606 ईस्वी में दोस्तों पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री की स्थापना की गई और दूसरी डच फैक्ट्री की स्थापना पोत्तोपल्ली निजामपट्टनम में हुई। और 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा के साथ हुए समझौते के तहत पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की और इसे अपना मुख्यालय बनाया दोस्तों। यहाँ पर डचों ने अपने सिक्के भी डाले, क्या, अपने सिक्के भी डालने का काम शुरू कर दिया। 1653 ईस्वी में डचों ने हुगली के निकट दोस्तों चिन्नसुरा में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। कब, 1653 ईस्वी में। कहां पर, डचों ने हुगली के निकट चिन्नसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की दोस्तों। डच फैक्ट्रियों की बात करेंगे, मछलीपट्टनम सबसे पहली 1605 से लेकर 1606, याद रखना ऐसे, मछलीपट्टनम, उसके बाद निजामपट्टनम, सूरत, आगरा, समझ रहे हैं आप, उसके बाद कासिम बाजार, उसके बाद पटना, उसके बाद कोचीन। मछलीपट्टनम 1605 से 1606, निजामपट्टनम 1610, सूरत 1616, आगरा 1621, कासिम बाजार बांग्लादेश, पटना 1638, कोचीन 1663 की बात हो रही है। तो दीज आर द डच फैक्ट्रियां जो एस्टेब्लिश हुई दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे डचों का अधिकांश व्यापार दोस्तों, उसकी जो गतिविधियां थी पूर्वी एशिया खासकर मुख्यतः इंडोनेशिया से जुड़ी हुई थी, इसलिए इनकी ज्यादातर फैक्ट्रियां पूर्वी तट पर बनी। कहां पर, पूर्वी तट पर। डचों की पूछ सकता है, अब डच की जगह आपको फ्रेंच दे सकते हैं, उसके पुर्तगाली दे सकते हैं, अंग्रेज दे सकते हैं, लेकिन याद रखना डचों की ज्यादातर फैक्ट्रियां कहां पर थी। इस तरीके से मैं इंडिया का मैप बना देता हूं, इस तरीके से पूर्वी तट पर, यहाँ पर ज्यादातर फैक्ट्रियां पूर्वी तट पर थी मेरे भाइयों। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में स्थल मार्ग से व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र 1594 ईस्वी में प्राप्त हुआ लेवेंट कंपनी को, याद रखना। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था, अकबर। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, जहांगीर के, किसके, जहांगीर के शासनकाल में। सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी में से ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी सूरत में। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की सूरत में। ये सारी इंपोर्टेंट न्यूज है, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। नेक्स्ट बात करेंगे 1609 का इंपीरियल गजेट ऑफ इंडिया दोस्तों, क्या है, इंपीरियल गजेट ऑफ इंडिया की बात होगी। उसके द्वारा, इनकी इंपीरियल गजेटर के द्वारा डचों के द्वारा भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं, जो वहां का न्यूज़पेपर था, कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात की जाती थी, एक्सपोर्ट की जाती थी। जैसे वस्तु में उत्तर व मध्य भारत से नील,
उसके बाद कच्चा रेशम, बिहार व बंगाल से सोरा व नमक शामिल था। भारतीय वस्त्र को निर्यात की मुख्य बनाने का श्रेय डच को जाता है। ये समझ रहे हैं, भारतीय वस्त्र को, इंडियन जो टेक्सटाइल था, इंडियन जो कपड़े थे, उनको निर्यात की वस्तु का बनाने का श्रेय किसको जाता है? डचों को दोस्तों। उल्लेखनीय है कि डचों ने भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से तो निष्कासित कर दिया, परंतु अंग्रेजों को नौसैनिक शक्ति को आगे टिक नहीं सकी। समझ रहे हैं, ये बात यहाँ पे इंपोर्टेंट है कि डचों ने भारत में पुर्तगालियों को जो समुद्री व्यापार था, जो ओशन ट्रेड था, उससे जो बाहर कर दिया था, निष्कासित कर दिया, बट वो अंग्रेजों की नौसैनिक यानी कि नेवी के आगे टिक नहीं सके। बहुत इंपोर्टेंट है ये। 1759 में 1759 में अंग्रेजों व डचों के बीच दोस्तों, डेट से याद रखना, अंग्रेजों व डचों के मध्य बेदरा का युद्ध, जिसे चिंसरा या होली का युद्ध भी कहा जाता है, हुआ। इस युद्ध में डचों की पराजय हुई दोस्तों। 1759 में अंग्रेजों व डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ, इसे चिंसरा या होली का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में डचों की पराजय हुई। बेदरा के युद्ध के पश्चात डचों की सैन्य शक्ति का भारत में अंततः पतन हो गया। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव द्वारा किया गया था। किसमें? बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव द्वारा किया गया था। 1759 की बात हो रही है दोस्तों। अंग्रेजों व डच के मध्य बेदरा का युद्ध, चिंसरा हुगली का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध की डचों की पराजय हुई, डच हार गए, और बेदरा के युद्ध के पश्चात डचों की सैन्य शक्ति का भारत में अंततः पतन हो गया। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव द्वारा किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, डच कंपनी का नियंत्रण सीधे डच सरकार के हाथ में था, जिससे कंपनी अपनी इच्छा अनुसार विस्तार नहीं कर सकती थी, जो कंपनी के पतन का मुख्य कारण बना ये वाला। नेक्स्ट बात करेंगे अंग्रेजों का आगमन दोस्तों। अंग्रेजों के आगमन की चर्चा करते हैं। सितंबर 1599 यानी कि 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने एक पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग विद द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी जो है उसका प्रस्ताव ब्रिटिश क्राउन को भेजा। कब? सितंबर 1599 में। हालांकि प्रिवी काउंसिल द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि एक वर्ष पश्चात इन व्यापारियों ने कंपनी की संरचना का पुनर्गठन करके पुनर्प्रस्ताव भेजा। इस बार ब्रिटिश क्राउन की अनुमति प्राप्त हो गई। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का प्रयास 1599 से प्रारंभ होगा, परंतु इसे मूर्त रूप दिसंबर 1600 में प्रदान किया गया। कब? दिसंबर 1600 में दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से, कंपनी की पहली फैक्ट्री कहां खोली गई? कंपनी की सूरत में 1608 में, याद रखना। कैप्टन हॉकिंस व सर थॉमस रो ने किस मुगल शासक से व्यापारिक फरमान प्राप्त किए? यह था मुगल शासक जहांगीर। कलकत्ता शहर की नींव रखी जॉब चारनाक ने। 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया कैलकाटा को दोस्तों। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों से जजिया कर की वसूल की? औरंगजेब ने दोस्तों। समझ रहे हैं, किसने? मुगल शासक ने अंग्रेजों से जजिया वसूला, औरंगजेब। इंपोर्टेंट है ये। फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? सर चार्ल्स आयर। सर विलियम नॉरिस के नेतृत्व में नॉरिस मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1698 में। कब आया? 1698 में। यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, सो प्लीज याद रखना। नेक्स्ट बात करेंगे, 1600 ईस्वी में इस कंपनी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, क्या नाम है इनका? एलिजाबेथ प्रथम ने एक आज्ञा पत्र मिला, जिसके तहत कंपनी को अगले 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ, जो ईस्टर्न में कंट्री थे, उनके साथ व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया गया दोस्तों। विदित होगी यह अधिकार 1688 ईस्वी में हुई इंग्लैंड की क्रांति, यानी कि जिसे श्वेत क्रांति कहते हैं, कब हुई? 1688 ईस्वी तक बना रहा। समझ रहे हैं? इस क्रांति के फलस्वरूप संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई और 1694 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के एक प्रस्ताव द्वारा सभी नागरिकों को पूर्व के साथ व्यापार करने की छूट दे दी गई दोस्तों। समझ रहे हैं? किसके साथ? पूर्व के साथ व्यापार करने की छूट दे दी गई। ये बात इसमें ध्यान रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय एवं उसके विस्तार की चर्चा करने वाले अपन। क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी क्राउन की अनुमति के पश्चात द्रुत गति से विस्तारित होने लगी दोस्तों। इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखना आवश्यक है। नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, जिसका कार्यभार निजी निवेशकों के हाथों में था। हालांकि ब्रिटिश क्राउन कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों में तो हस्तक्षेप नहीं करता था, परंतु विदेशी राजनयिक मुद्दों की फॉरेन डिप्लोमेटिक मैटर्स पर ब्रिटिश क्राउन का स्पष्ट दखल था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्य प्रतिस्पर्धी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ रहे हैं? हालांकि डचों को परास्त कर ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पर, अभी मैंने बात की 1759 में बेदरा के युद्ध में, यही तो था। 1759 में, ऊपर देखिए जरा एक बार, देखो रिकॉल करना इज वेरी बिग। बेदरा का युद्ध 1759 डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ मेरे भाइयों। समझ रहे हैं? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय उपमहाद्वीप के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। ब्रूस बर्टन ने दोस्तों उसके द्वारा लिखे गए एक लेखनी था ईस्ट इंडिया कंपनी एजेंट ऑफ एम्पायर इन द अर्ली मॉडर्न कैपिटलिस्ट में यह इंगित किया गया। ब्रूस बर्टन
उसके द्वारा लिखे गए लेख में द ईस्ट इंडिया कंपनी एजेंट ऑफ एम्पायर इन द अर्ली मॉडर्न कैपिटलिस्ट इरा में यह इंगित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं परीक्षा अवलोकन। बंगाल की बांदेल, चिंसरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से जो डचों द्वारा स्थापित की गई थी वो थी हुगली व चिंसरा। इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो बंगाल का बांदेल, बांदेल कहाँ है? बंगाल में। चिंसरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से डचों ने कौन कौन सी? हुगली और चिंसरा दोस्तों, हुगली और चिंसरा। नेक्स्ट बात करेंगे पौंडीचेरी के संदर्भ में बात करेंगे। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थी दोस्तों पुर्तगाली। कौन थे? पौंडीचेरी पर पहली पुर्तगाली सबसे पहली शक्ति थी जिन्होंने क्या कब्जा किया था? पौंडीचेरी पर। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चार्नोक। 1708 ईस्वी में किन दो कंपनियों का विलय हुआ दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी का व इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का विलय हुआ। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग थे ब्रिटेन के। कौन लोग थे? ये ब्रिटेन के लोग थे दोस्तों, समझ रहे हैं। 1660 से 1690 ईस्वी के बीच एशिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार लगभग 300 गुना बढ़ गया, समझ रहे हैं आप। इन 30 ईयर्स में, लास्ट 30 ईयर्स में 1660 से लेकर 90 के बीच में एशिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार लगभग 300 गुना बढ़ चुका था। और 1708 में दो कंपनियां लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी तथा उसकी प्रतिस्पर्धी कंपनी, उन दोनों का विलय 1708 में हुआ, ये याद रखना। और एक नई कंपनी अस्तित्व में आई दोस्तों, इसका नाम रखा गया यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। गॉट माय पॉइंट। कालांतर में दोस्तों 1833 ईस्वी में चार्टर द्वारा इसका संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया, इसे हम आज EIC के नाम से जानते हैं। कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां देख लो क्या है। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक, कैप्टन हॉकिंस से नाम था, कैप्टन हॉकिंस, याद रखना। हॉकिंस और उसमें कंफ्यूज जाते हैं। हॉकिंस के नेक्टर में नाम है हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पहुंचा। कौन सा? सूरत बंदरगाह, जो पश्चिम में है, गुजरात में। कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में, किसके दरबार में? उस समय 1608 के आसपास जहांगीर दरबार में, जहांगीर राज कर रहे थे, जहांगीर आ चुके थे अकबर के बाद। परिणाम स्वरूप एक शाही फरमान द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत मिली। हालांकि इसकी स्थापना 1613 ईस्वी में हुई। 1615 में सर टॉमस रो एक व्यापारिक संधि करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आया दोस्तों। इसने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने एवं फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार पद प्राप्त कर लिया। अंग्रेजी व्यापारिक कोठियों की बात करते हैं जो अंग्रेजों खोली दोस्तों। नंबर 1 1608 में अस्थायी, सूरत 1613 में स्थायी, 2 1611 में, देखो याद रखना 1608 में अस्थायी खोली, लेकिन सूरत में जो 1613 में खोली गई वो परमानेंट थी, समझ रहे हैं, स्थायी थी। 1611 में मछलीपट्टनम में, 1623 में बड़ौच, अहमदाबाद और आगरा में, और 1633 में हरिहरपुर उड़ीसा और बालासोर में, 1639 में मद्रास में, 1651 में हुगली और कासिमपुर में इन्होंने फैक्ट्रियां खोली। फ्रांसिस डे ने दोस्तों 1639 ईस्वी में, फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टी पर लिया, याद रखना। फ्रांसिस डे ने 1639 में, ये मुझे थोड़ा मिटा देना चाहिए लेकिन यहां याद रखो, ये दिख रहा होगा, 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टी पर लिया, जहां बाद में एक क्लेबन कोठी बनाई गई। उसी कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। 1688, 1660, 68 में, 1668 में कंपनी की ब्रिटिश सरकार से बंबई प्राप्त किया तथा कालांतर में पश्चिमी तट की महत्ता को देखते हुए बंबई को कंपनी का मुख्यालय बनाया गया। 1686 इसमें कंपनी का संघर्ष मुगलों से हुआ दोस्तों, परंतु अंग्रेजों द्वारा माफी मांगने पर औरंगजेब ने उन्हें 1.5 लाख रुपए मुआवजा के बदले खो चुके व्यापारी के अधिकार मिले दोस्तों। कालांतर में मुगल शासकों की कमजोरी अवस्था का लाभ उठाकर क्षेत्रीय भारतीय राज्यों को आपसी संघर्षों में उलझाकर कंपनी ने अपने लिए एक नए साम्राज्य की नींव रखी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करने वाले हैं, आइए इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फ्रांसीसियों की पहली कोठी कहां स्थापित हुई दोस्तों? सूरत में। फ्रांसीसी जो थे उनकी पहली कोठी स्थापित हुई 1668 में, यानी कि 1668 में। पौंडीचेरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया था? फ्रांसीसियों को। कर्नाटक का युद्ध किस किस के बीच हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। कंफ्यूजन एराइज होते हैं यहां से, याद रखना मेरे भाइयों। कर्नाटक का युद्ध कब हुआ? 1746 से शुरू हुए, और कब हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। फोर्ट ऑर्लियंस कहां स्थित है? चंद्रनगर, कलकत्ता में दोस्तों। फोर्ट ऑर्लियंस कहां स्थित है? चंद्रनगर, कलकत्ता में। किस फ्रांसीसी गवर्नर के नेतृत्व में फ्रांसीसी औपनिवेशिक गतिविधियों की शुरुआत हुई? दुप्ले के दोस्तों। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे सूरत, बड़ौच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक 1625 से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने स्थापित किए सूरत, बड़ौच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया कौन था? थॉमस बेस्ट दोस्तों, थॉमस बेस्ट।
यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया किसने? अंग्रेजों ने। डेनिश व्यापारियों की बात करेंगे। अन्य यूरोपीय शक्तियों की तरह डेनिश भी यानी कि 1616 ईस्वी में भारत आए। कब आए? 1616 में डेनिश। और ये डेनमार्क के निवासी थे। कौन? ये डेनिश। डेनिशों ने दोस्तों अपनी पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में कहां पर? तंजौर जिले के ट्रैंकोबार में। तंजौर कहां है बताइए? ये तंजौर कहां पर है? पहली फैक्ट्री दोस्तों डेनिशों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 में तंजौर जिले के ट्रैंकोबार में स्थापित की तथा दूसरी फैक्ट्री 1676 ईस्वी में बंगाल के सेरामपुर में स्थापित की। और डेनिश भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल नहीं हो पाए और 1845 ईस्वी तक आते आते अपनी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर वो चले गए मेरे भाई। ठीक है, अंग्रेजों को बेचकर वो चले गए। डेनिश ने अंग्रेजों को अपनी फैक्ट्रियां बेच दी थी। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रांसीसियों का आगमन। फ्रांसीसी सबसे अंतिम यूरोपीय शक्तियों में ऐसे थे दोस्तों जो सबसे लास्ट में है। कौन? फ्रांसीसी, जो भारत आए 1664 ईस्वी में। फ्रांसीसी सम्राट थे लुई 14वें के मंत्री, नाम था कोलबर्ट। उनके प्रयास से फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी फ्रांसिस देश इंडेस ओरिएंटेस इसकी स्थापना हुई। इस कंपनी का पूर्ण स्वामित्व फ्रांसीसी सरकार के हाथों में ही था। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 यानी कि 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की तथा अगले वर्ष गोलकुंडा के सुल्तान से अधिकार पत्र लेकर, कब? 1668 में सूरत में इन्होंने अपनी स्थापित की। अगले वर्ष गोलकुंडा के सुल्तान से अधिकार पत्र लेकर 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1673 की बात करें इसमें, वालिकोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोधी से एक गांव लेकर दोस्तों, किससे? 1673 में वालिकोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोधी से गांव लेकर वहां एक किलेबंद फ्रांसीसी बस्ती बसाई जिसे बाद में पौंडीचेरी नाम दिया गया। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान से एक जगह किराए पर ली। यहां उन्होंने 1690 ईस्वी में एक फ्रांसीसी कोठी का निर्माण शुरू किया जिसे चंद्रनगर की कोठी कहा गया। व्यापारिक गतिविधियों से लाभ कमाने के साथ साथ फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारतीय राजाओं की आंतरिक नीतियों में हस्तक्षेप करके आगामी संघर्षों की शुरुआत की। तो जिसने आंतरिक यानी कि इंटरनल पॉलिसीज में अपना इंटरफेयर करना शुरू किया था वो पहला गवर्नर था फ्रांसीसी, जिसका नाम था कौन? डुप्ले। इंपोर्टेंट है, याद रखना। इसके तीन धड़े बने दोस्तों। सॉरी, नंबर 1 फ्रांसीसी बने, दूसरा अंग्रेज और भारतीय राज्य। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच युद्ध की एक श्रृंखला शुरू हुई और जिसे कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना गया मेरे भाई। समझ रहे आप? कर्नाटक युद्ध से उन्हें जाना जाता है। अब ये हो गया पहला खत्म। अब आते हैं मुगल साम्राज्य का पतन तथा विघटन, यहां से चर्चा करेंगे। समझ रहे आप? देखिए करते रहें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आगामी परीक्षाओं में जितनी भी परीक्षा होने वाली है चाहे जो भी हो, सब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो इसलिए याद रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करते रहिए जिससे आपको इससे बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। एक एक फैक्ट, एक एक डेटा विद कॉन्सेप्चुअलाइज होने के बाद ये गिवन है यहाँ पर। चलिए उनकी भूमिका बताते हैं। इतिहास के एक दौर में मुगल साम्राज्य ने अपने विस्तृत साम्राज्य से पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। मुगल साम्राज्य के विघटन के प्रारंभ में यानी औरंगजेब आ चुका था तो 1707 में, करीब मार्च के आसपास 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके बाद मुगलों का साम्राज्य पूरी तरह से विघटित हो गया था, शुरू हो गया था। वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स औरंगजेब के समय आ चुकी थी क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, डिसेंट्रलाइजेशन से भी लेकर और भी प्रॉब्लम औरंगजेब के समय आ चुकी थी, लेकिन उसके एंड होते होते वो प्रॉब्लम और घर कर गई। तो इतिहास के दौर में मुगल साम्राज्य ने अपने विस्तृत साम्राज्य में पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित किया। मुगल साम्राज्य का विघटन 1657 से 1707 के काल से प्रारंभ हुआ। उत्तरवर्ती मुगल शासकों के काल में यह गति और तीव्र हो गई। जो उत्तरवर्ती मतलब 1707 के बाद आए। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 23 मार्च 1707 को इसकी मृत्यु। उसके पश्चात दोस्तों उसके 3 बेटे थे, नाम याद रखना, पूछते हैं। औरंगजेब के 3 बेटे थे, नाम था मुअज्जम, आजम तथा कामबख्श। याद रखना, मुअज्जम, आजम तथा कामबख्श। इनकी मृत्यु के पश्चात उनके बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, मुअज्जम, आजम और कामबख्श के बीच। इस संघर्ष में 65 वर्षीय मुअज्जम, याद रखना पहले जो है 65 वर्षीय मुअज्जम, जिसका नाम था बहादुर शाह, वो विजयी रहा। मुअज्जम का नाम था बहादुर शाह और वो 65 साल का था और इस युद्ध में विजयी रहा दोस्तों। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वार ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। औरंगजेब की मृत्यु का समाचार सुनकर सबसे पहले मोहम्मद आजम अहमदनगर पहुंचा दोस्तों। जो मोहम्मद आजम था कहां पहुंचा? अहमदनगर, जो कहां पर है? महाराष्ट्र में। उसने औरंगजेब का अंतिम संस्कार पूर्ण करने के बाद मार्च 1717 में सभी अमीर उमराव उनके समक्ष अपने आप को बादशाह घोषित किया। अहमदनगर पहुंचकर बादशाह घोषित करते समय आजम खान के सभी प्रमुख अमीरों का समर्थन प्राप्त था। विशेष रूप से औरंगजेब के वजीर असद खान ने, पूछ सकता है क्वेश्चन कि भाई औरंगजेब का वजीर कौन था?
तो ये थे असद खान, उन्होंने आजम का समर्थन किया दोस्तों। औरंगजेब के वजीर असद खान ने आजम का समर्थन किया। कौन कौन से थे? मुअज्जम, आजम और कामबख्श। विदित होगी औरंगजेब के शासन के अंतिम वर्षों में पुराने सामंतों की परंपरा में केवल असद खान बचा था दोस्तों, जिसके विषय में औरंगजेब ने कहा था, ये पूछ सकते हैं कभी भी कि असद खान से बेहतर वजीर ना है और ना होगा। समझ रहे हैं? तो किसके विषय में कहा था? असद खान के विषय में औरंगजेब ने कहा था असद खान के विषय में कि असद खान से बेहतर वजीर ना है और ना कोई होगा। औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम जो काबुल का, दोस्तों कौन था? मुअज्जम जो काबुल का सूबेदार था, याद रखना पूछेगा। जो काबुल का सूबेदार था इसका नाम था मुअज्जम। उसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला, उस समय वह पेशावर के पास जमरूद में था। मोहम्मद मुअज्जम आगरा के लिए रवाना हुआ तथा पुल ए सादौला पहुंचा, जहां उसने अपने आप को बादशाह घोषित किया और बहादुर शाह की पदवी धारण की दोस्तों। क्या की? बहादुर शाह की पदवी धारण की। मोहम्मद मुअज्जम 1 जून 1707 ईस्वी को, याद रखना है डेट्स का खेल है, 1 जून 1707 को दिल्ली पहुंचा और 12 जून 1707 को आगरा पहुंचा। मतलब 11 दिन में दिल्ली से वो आगरा पहुंच गया। कौन? मोहम्मद आजम दोस्तों, मोहम्मद मुअज्जम। कुछ और देखो, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे मराठे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई। यहां से क्वेश्चन आते हैं। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल सम्राट जहादार शाह के शासनकाल के समय पूर्व अंत का कारण था, एक युद्ध में वह अपने भतीजे द्वारा पराजित हुआ। वह मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की, फॉक्सियर। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। वह शासक जिसने शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं का एक प्रभुत्व था मोहम्मद शाह। 1719 से 48 तक रहा, 1719 से 48 तक ये रहा था मोहम्मद शाह, जिसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं का बोलबाला था। अब ये बात होगी यहाँ पे अपन थे 12 जून 1707 को आगरा पहुंचा, 12 जून 1707 को। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? 18 जून 1707 को, इंपोर्टेंट है डेट, 18 जून 1707 को आगरा से 20 मील दक्षिण में, कहां पर? दक्षिण में सामूगढ़ के समीप जजाऊ है, वहां पर एक जजाऊ जगह पड़ती है। 18 जून 1717 को आगरा से 20 मील दक्षिण सामूगढ़ के समीप जजाऊ नामक स्थान पर आजम और मुअज्जम के बीच युद्ध हुआ। किसके? आजम और मुअज्जम के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद आजम मारा गया। आजम और मुअज्जम के बीच में दोस्तों, मोहम्मद आजम और मुअज्जम के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें कौन? मोहम्मद आजम मारा गया और मोहम्मद मुअज्जम विजयी रहा। समझ रहे आप? यानी कि आजम मारा गया और मुअज्जम विजयी रहा। उधर कामबख्श जो बीजापुर का सूबेदार था, तो कामबख्श कहां का था? बीजापुर का सूबेदार। समझ रहे हैं? कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। उसने प्रभुता के सभी लक्षणों को धारण करके गुलबर्गा तथा हैदराबाद सहित महत्वपूर्ण स्थानों को विजित कर लिया था। समझ रहे हैं? जो कामबख्श था वो बीजापुर यानी कि साउथ में सूबेदार था। उसने प्रभुता के सभी लक्षणों का धारण करते हुए गुलबर्गा तथा हैदराबाद सहित महत्वपूर्ण स्थानों को विजित कर लिया और 18 जून 1707 को जजाऊ नामक स्थान पर मुअज्जम और किसके बीच में? आजम और मुअज्जम के बीच में ये युद्ध हुआ, सामूगढ़ का युद्ध। ये क्वेश्चन आते हैं, यही तो मात खाते हैं अपन। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट बात करेंगे 13 जनवरी 1709 को मुअज्जम तथा कामबख्श के बीच, अब बात आ गई मुअज्जम और कामबख्श के बीच में हैदराबाद के निकट युद्ध हुआ, जिसमें कामबख्श पराजित हुआ और मारा गया दोस्तों। तो 13 जनवरी 1709 को दोस्तों, इसके 2 साल बाद, अगर अप्रोक्स 1.5-2 साल बाद 13 जनवरी 1709 को मुअज्जम तथा कामबख्श के बीच हैदराबाद के निकट युद्ध हुआ, जिसमें कामबख्श पराजित हुआ और मारा गया। अब आते हैं यहां से बहादुर शाह प्रथम की चर्चा करेंगे, जो 1707 से 12 तक था। ये क्रोनोलॉजी में आता है मेरे भाइयों, प्लीज अंडरस्टैंड करना। गॉट इट? चलो बात करते हैं बहादुर शाह प्रथम। मुअज्जम जो मोहम्मद मुअज्जम है दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम के नाम से 1707 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। याद रखना डेट्स, याद रखना डेट्स, वेरी इंपोर्टेंट। देखो सारा डेट्स का खेल है। अभी आप देख रहे हो यूपीपीसीएस 2025 के पेपर में 70% से ज्यादा क्रोनोलॉजी के पेपर्स हैं, क्वेश्चन से दोस्तों। कैन यू इमेजिन दैट? 70% से ज्यादा अप्रोक्स क्रोनोलॉजी पूछा गया उसमें। समझ रहे हैं आप? तो ये क्रोनोलॉजी इज नॉट इजी टू डाइजेस्ट इन योर माइंड। मेरा जो ओपिनियन है ये है कि इसको इतना इजी नहीं है डाइजेस्ट करना। चलिए बैक टू द पॉइंट। तो 1717 में गद्दी पर बैठा, उसने समझौता और मेल मिलाप की नीति अपनाई
औरंगजेब द्वारा अपनाई गई संकीर्णतावादी तथा कठोर नीतियों को उसने परिवर्तित करने का प्रयास किया। हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति उसने सहिष्णुतापूर्ण नीति अपनाई। उसने आमेर और मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूतों पर पहले से अधिक नियंत्रण करने के उद्देश्य से, कहां पर, आमेर और मारवाड़ जो जोधपुर में है उनके राजपूत पर पहले से अधिक नियंत्रण रखने के उद्देश्य से आमेर की गद्दी पर से जय सिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को बिठाया तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। मराठा सरदारों के प्रति भी उसकी नीतियां अस्थिर रही। उसने मराठों को दक्कन में सरदेश मुखी यानी एक प्रकार का कर वसूलने का अधिकार दे दिया, किंतु चौथ का अधिकार नहीं दिया। बहादुर शाह प्रथम ने साहू को मराठों का छत्रपति नहीं माना। किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। इस प्रकार उसने जो है मराठों को दोस्तों राज्य पर, अब उसने मराठों के राज्य पर आधिपत्य के लिए ताराबाई और साहू को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया। दिमागदार था थोड़ा। बहादुर शाह ने क्या किया? ताराबाई और साहू को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया। उसने साहू को राजा नहीं माना, उसके आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया। बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर ली। किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। और मेल मिलाप की नीति अपनाई। परंतु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। विद्रोह को दबाने के लिए बादशाह ने स्वयं अभियान का नेतृत्व किया। विद्रोही ने जल्दी सतलज और यमुना, कौन? सतलज और यमुना के बीच में लगभग संपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण जमा लिया। यद्यपि बहादुर शाह बादशाह है, लोहगढ़ तथा अन्य महत्वपूर्ण सिख क्षेत्रों पर कब्जा जमाने में सफल हो गया, फिर भी सिखों को दबाया नहीं जा सका। बहादुर शाह प्रथम ने बुंदेला सरकार छत्रसाल से मेल मिलाप कर लिया। छत्रसाल निष्ठावान सामंत बना रहा, याद रखना, ये दिमागदार था बहादुर शाह। बुंदेला सरदार था छत्रसाल, उससे मेल मिलाप किया और छत्रसाल निष्ठावान सामंत बना रहा। बहादुर शाह प्रथम ने जाट सरदार यानी कि चूड़ामन से भी समझौते की नीति अपनाई। किससे? जाट सरदार था चूड़ामन, उससे भी समझौते की नीति अपनाई। समझ रहे हैं आप? उसके बाद समझौते की नीति अपनाई। बहादुर शाह के दरबार में वर्ष 1711 से 12 ईस्वी के बीच में डच प्रतिनिधि मंडल आया। कौन सा? डच। समझ रहे हैं? डच प्रतिनिधि मंडल जोशुआ कैटलर के नेतृत्व में पहुंचा। बहादुर शाह के दरबार में वर्ष 1711 से 12 ईस्वी के बीच में डच प्रतिनिधि मंडल जोशुआ कैटलर के नेतृत्व में पहुंचा। बहादुर शाह प्रथम द्वारा अंधाधुंध जागीरें देने तथा पदोन्नति करने, इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बहादुर शाह प्रथम द्वारा अंधाधुंध जागीरें देने तथा पदोन्नति देने के परिणामस्वरूप राज्य को वित्तीय स्थिति पहले से खराब हो गई। अतः वर्ष 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु होगी। समझ रहे हैं आप? 1707 से लेके 12 तक, यानी कि ये 5 साल इससे शासन किया और 12 में इसकी मृत्यु हो गई बहादुर शाह प्रथम की। ये 65 साल की उम्र में तो बैठा ही था गद्दी पर। उसके पश्चात मुगल गद्दी का संघर्ष छिड़ गया दोस्तों। बहादुर शाह के प्रथम के 4 पुत्र थे, याद रखना, ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है। और जो औरंगजेब के पुत्र थे, कौन कौन? मैक, मुअज्जम आजम और कामबख्श। इनके साथ कंफ्यूजन कर दिया जाता है मेरे भाइयों। तो बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, जिसमें उसका बेटा जहादार शाह विजयी रहा। उसका भी एक बेटा था जिसका नाम था जहादार शाह, वो विजयी रहा, क्योंकि उसे उस समय के सबसे शक्तिशाली सामंत, जो सामंत होते थे, फ्यूडल होते थे, उसमें सबसे ज्यादा सामंत था जुल्फिकार खान का समर्थन मिला। प्रसिद्ध लेखक सिडनी ओवन के अनुसार क्या है, यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ये उस समय का मुगल दरबार था दोस्तों। तो ये मुगल जो बादशाह थे, इसके पश्चात मुगल साम्राज्य का तीव्रगामी हो गया। इसके पश्चात सिडनी ओवन की याद रखना, सिडनी ओवन के अनुसार यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके पश्चात मुगल साम्राज्य का तीव्रगामी क्या हुआ? तीव्रगामी और पूर्ण पतन मुगल सम्राटों की राजनीतिक तुच्छता और शक्तिहीनता का घोतक था। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उसके 4 पुत्र, याद रखना, यहां मैं बता रहा हूं कंफ्यूज होता है, जहादार शाह, अजीमुस्सान और रफीउस्सान और जहान शान। ठीक है, इसको ऐसे लिखो। नंबर 1 था जहादार शाह जो जीता था, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। नंबर 1 था जहादार शाह, फिर अजीमुस्सान और रफीउस्सान और जहानशान, यानी कि जहादार शाह, अजीमुस्सान, रफीउस्सान और जहानशान। ये क्या है? इसके युद्धों में युद्ध हुआ, इसके उसमें पुत्रों में युद्ध हुआ। 4 पुत्र थे इसके, समझ गया? अजीमुस्सान और जहानशान, इनमें उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। युद्ध के कारण दोस्तों बहादुर शाह प्रथम का सब 15 मई तक दफन नहीं किया गया। समझ रहे हैं आप? ये युद्ध लड़ते रहे, अपने बाप को उन्होंने दफनाने का नहीं सोचा। 15 मई तक दफन नहीं किया गया और 15 मई को उसे दिल्ली में दफनाया गया। कब? 15 मई को उसे दिल्ली में दफना दिया गया। किसको? बहादुर शाह प्रथम को दोस्तों।
चार दोस्त थे इसके, वो सॉरी चार पुत्र थे, जादर था, अजीमुस्तान, रफीउस्तान और जहांसान। मेन बात रिवीजन की दोस्तों, रिवीजन 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 इज वेरी मैंडेटरी, जहां भी काम होगा रिवीजन पे होगा। उसके बाद उत्तराधिकारी के इस युद्ध में ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खान की सहायता जादर शाह से हुई दोस्तों। उत्तराधिकार के इस युद्ध में ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खान की सहायता से जादार शाह सफल हुआ। कौन? जहादार शाह, जो इसका बड़ा बेटा था जादार शाह सफल हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों के रूप में कृषि संकट एवं जागीरदारी संकट की अवधारणा का प्रतिपादन मोरलैंड, याद रखना, जागीरदारी और कृषि संकट एवं उसकी अवधारणा का प्रतिपादन मोरलैंड ने अपनी पुस्तक पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट में किया। पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट में किया दोस्तों। अब बात करते हैं जादार शाह की। क्या है जादार शाह? जादार शाह 1712 से 13 ईस्वी में। जादार शाह एक कमजोर और पतित एंड अनैतिक, यानी कि कौन सा? इमोरल, अनमोरल चरित्र, कैरेक्टर का शहजादा था। कौन? जादार शाह। उसमें सद्व्यवहार और शिष्टाचार की कमी थी। जादार शाह अपने भाई अजीमुस्तान, जहांशान और रफीउस्तान की हत्या कर मुगल बादशाह, मतलब अपने भाई मार दिए इन्होंने। समझ रहे हैं? ये मुगलों की पॉलिसी समझो, इनकी रणनीतियां समझो। उसके शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः अत्यंत योग्य और कर्मठ जुल्फिकार खान के हाथों में आ गया। जुल्फिकार खान वजीर बना। वजीर मतलब उस समय का प्रधानमंत्री। जुल्फिकार खान औरंगजेब के वजीर असद खान का पुत्र था, ये भी याद रखना। जो सबसे ज्यादा, जिसमें औरंगजेब ने असद खान के बारे में कहा था कि असद खान जैसा वजीर ना हुआ है ना होगा, तो ये जो जुल्फिकार खान था उसी वजीर असद खान का पुत्र था, जो औरंगजेब के समय वजीर हुआ करता था, असद खान। जुल्फिकार खान ने भारतीय असंतुष्ट वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया। उसने राजपूत राजाओं तथा मराठा सरदारों के साथ महत्वपूर्ण, कैसे, मैत्री, यानी कि मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश की। उसने जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया, मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा, याद रखना, जयसिंह को दोस्तों कहां का? मालवा, पूछा जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया, मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी और गुजरात का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया दोस्तों। जादार शाह के समय दोस्तों गणित जजिया कर समाप्त कर दिया गया, इंपोर्टेंट है। तो जजिया जो टैक्स है, जजिया टैक्स समाप्त कर दिया गया जहादार शाह के समय। मराठा के शासक को दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी इस शर्त पर दी गई कि उनकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे, फिर मराठा अधिकारियों को दे देंगे। जुल्फिकार खान ने चूड़ामन, जाट और छत्रसाल दोस्तों, कौन? छत्रसाल बुंदेला के साथ भी मेल मिलाप की नीति अपनाई, परंतु उसने सिखों और बंदा बहादुर के बाद दमन की नीति जारी रखी। समझ रहा? ये सारी रणनीतियां थी इनकी। अब जादार शाह की बात, कुछ इंपोर्टेंट, देखो कुछ इंपोर्टेंट शायद परीक्षा दृष्टि से यहाँ भी रहेगा, सॉरी फॉर दैट, परीक्षा की दृष्टि से नहीं रहना चाहिए, मैं ये देख लेती, ये वाला रहता ना, ये छूट गया था अपना। वह मुगल बादशाह जो रंगीला के नाम से, ये था मोहम्मद शाह बहादुर शाह, जिसकी सलाह पर शाहू को मुक्त किया गया था जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान की सलाह पर इसको क्या है, क्या किया गया था दोस्तों? जुल्फिकार खान की सलाह पर इसको छोड़ दिया गया था शाहू को। समझ रहे हैं? शाहू को जुल्फिकार खान की सलाह पर छोड़ दिया गया था। औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, अहमदनगर में। औरंगजेब के पुत्रों के नाम थे मुअज्जम, आजम, कामक्स। बहादुर शाह प्रथम की उपाधि थी साहे बेखबर, याद रखना। लोहगढ़ किला का निर्माण करवाया था, इंपोर्टेंट है, गुरु गोविंद सिंह ने। और बहादुर शाह की मृत्यु हुई 1712 में। बहादुर शाह फर्स्ट के पुत्रों के नाम थे जहादार शाह, अजीमुस्तान, रफीउस्तान और जहांशाह। ये तीनों खत्म हो गए, इसने अपना शासन संभाला। कामक्स की मृत्यु के बाद पश्चात जो है बहादुर शाह ने किसको दक्षिण की सूबेदारी सौंपी? दक्षिण, साउथ की, ये था जुल्फिकार खान। कौन था? जुल्फिकार खान था, जो असद खान का, जो औरंगजेब का वजीर था, उसका पुत्र था दोस्तों। कुछ और परीक्षा की दृष्टि देखते हैं। जिस मुगल शासक को लंपट, मूर्ख भी कहा जाता था, वो था जहादार शाह। कौन था? जहादार शाह। जहादार शाह के शासन में प्रशासन की देखरेख जुल्फिकार खान के हाथ में थी। किस मुगल वजीर द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया? जुल्फिकार खान द्वारा। जिसने संगीत पर दोस्तों तुहु फुतुल हिंद की रचना की थी, वो थी मिर्जा मोहम्मद ने। जिसने संगीत पर तुहु फुतुल हिंद की रचना की थी, वो थी मिर्जा मोहम्मद ने की थी दोस्तों। समझ रहे हैं आप? ये सारी कहानियां हैं। अब जुल्फिकार खान ने साम्राज्य की वित्तीय हालत सुधारने के लिए जागीरों और ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगा दी। किसने? जो जुल्फिकार खान वजीर था, उसने साम्राज्य की फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए जागीरों और ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगा दी। उसने एक गलत नीति, भूराजस्व इजारा व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिससे किसानों का शोषण और अधिक हुआ। अनेक शाही सामंतों ने जुल्फिकार खान के विरुद्ध षड्यंत्र किया। बेईमान कृपापात लोगों ने जुल्फिकार खान के खिलाफ बादशाह के कान भर शुरू कर दिए। स्वस्थ प्रशासन के लिए इससे बढ़कर विध्वंसकारी कार्य और कुछ नहीं हो सकता। अंत में 11 फरवरी 1713 ईस्वी को जहादार शाह की हत्या कर दी गई। इंपोर्टेंट है वेरी। तो जहादार शाह की मृत्यु दोस्तों 11 फरवरी 1713 ईस्वी को कर दी गई।
किसने की? फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के साथ मिलकर, हुसैन अली जो सैयद बिंदु थे, हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान के साथ मिलकर फर्रुखसियर की सहायता से अगले शासक के रूप में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब बात करेंगे जहादार शाह के बाद आता है फर्रुखसियर दोस्तों 1713 से 19 ईस्वी तक। फर्रुखसियर की अपनी जीत सैयद बंधुओं यानी कि सैयद बंधु कौन कौन से? अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान के कारण मिली। इसलिए अब्दुल्ला खान को दोस्तों उन्होंने वजीर बनाया और हुसैन अली को मीर बख्शी का ओहदा मिला दोस्तों। फर्रुखसियर ने जयसिंह को जो सवाई के जयसिंह थे, जयसिंह को सवाई की उपाधि दी। सवाई बोल बोला जाता है, उसकी उपाधि दी जयसिंह को। किसने? फर्रुखसियर ने। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने, जो जोधपुर के राजा थे अजीत सिंह ने, अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया। समझ रहे हैं आप? ये जो राजपूत थे इन्होंने संबंध मिलाए और ये अपने संबंध कहां से? फर्रुखसियर यानी कि मुगलों से इन्होंने। तो अजीत सिंह से अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया। सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर के गद्दी पर बैठते ही जजिया कर तुरंत समाप्त कर दिया। समझ रहे हैं आप? इसी प्रकार कई जगह से तीर्थ यात्रा कर हटा दिए गए। उन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के जयसिंह, याद रखना अजीत सिंह मारवाड़ के थे और जयसिंह आमेर के थे, तथा अनेक राजपूत राजकुमारों को प्रशासन में प्रभावशाली ओहदे देकर अपनी ओर मिला लिया। साथ ही जाट सरदार चूड़ामन को भी दोस्ती कर ली। फर्रुखसियर के समय में ही 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई। याद रखना किसके समय में? फर्रुखसियर के समय में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को फांसी दे दी गई। 1717 ईस्वी में ब्रिटिश को व्यापार में लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शाही फरमान जारी कर दिया गया। सैयद बंधुओं ने मराठा शासक साहू उसके साथ एक एमओयू यानी कि एक समझौते पर साइन किए तथा दक्कन के 6 प्रांतों की चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार दे दिया दोस्तों। धीरे धीरे फर्रुखसियर सैयद बंधुओं से ईर्ष्या करने लगा। सैयद हुसैन अली ने 1719 ईस्वी में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि करके, तब सैयद हुसैन अली ने 1719 ईस्वी में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि करके मराठों से सैन्य सहायता लेकर फर्रुखसियर को अब्जस कर अंधा बना दिया। समझ रहे हैं आप? सैयद हुसैन अली ने 1719 ईस्वी में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि करके मराठों से सैन्य सहायता लेकर फर्रुखसियर को अब्जस कर अंधा बना दिया तथा कुछ दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई। फर्रुखसियर की हत्या और मोहम्मद शाह के बादशाह बनने के बीच सैयद बंधुओं ने रफी उद दराज, ये बीच में रहे। फर्रुखसियर के बाद पहले रफी उद दराज बना, उसके बाद रफी उद दौला बना, उसके बाद आया मोहम्मद शाह। तो फर्रुखसियर की हत्या और मोहम्मद शाह के बादशाह बनने के बीच सैयद बंधुओं ने रफी उद दराज और रफी उद दौला के मुगल बादशाह बनाया गया दोस्तों। किसको? रफी उद दौला को मुगल बादशाह बनाया गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रफी उद दराज। इसको देखें। 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक रहा सिर्फ। फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने के बाद सैयद बंधुओं ने रफी उद खान के पुत्र रफी उद दराज को, दोस्तों रफी उद खान का पुत्र था ये रफी उद दराज, तो कौन था? रफी उद दराज उसकी गद्दी पर बैठा। जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। रफी उद दराज ने खराब स्वास्थ्य के कारण सैयद बंधु से अपने भाई के पक्ष में, किसने? रफी उद दराज ने खराब स्वास्थ्य के कारण सैयद बंधु से अपने भाई के पक्ष में सिंहासन छोड़ने का आग्रह किया। 4 जून को उसे हरम में भेज दिया गया तथा 6 जून को उसके बड़े भाई रफी उद दौला को सिंहासन पर बैठा दिया गया। 11 जून 1719 की बात है दोस्तों। 11 जून 1719 को रफी उद दराज की मृत्यु हो गई। रफी उद दराज की शासनकाल 3 माह 4 दिन। सिर्फ रफी उद दराज 3 महीने और 4 दिन तक शासन करता रहा। रफी उद दराज सबसे कम समय तक शासन करने वाला उत्तर मुगल कालीन शासक था। रफी उद दौला की बात करें 6 जून से 17 या 18 सितंबर 1719 तक। रफी उद दराज के बाद सैयद बंधुओं ने रफी उद दौला को अगला शासक बनाया दोस्तों। रफी उद दराज के बाद सैयद बंधु ने रफी उद दौला को अगला शासक बनाया। उपाधि दी से शाहजहां द्वितीय की। किसको? रफी उद दराज को। और रफी उद दराज को किसकी उपाधि दी? शाहजहां द्वितीय। रफी उद दौला उसका कार्यकाल 3 माह या 11 या 12 दिन तक था दोस्तों। तो रफी उद दौला दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला उत्तर मुगल कालीन शासक बना। पूछ सकता है, रफी उद दराज के बाद रफी उद दौला दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला उत्तर मुगल कालीन शासक बना। इसके पश्चात सैयद बंधु ने बहादुर शाह के सबसे छोटे पुत्र खुजिस्ता अख्तर जहान शाह के पुत्र रोशन अख्तर को गद्दी पर बैठाया। इसने मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की। नाम था इसका रोशन अख्तर। अब बात करेंगे दोस्तों मोहम्मद शाह 1719 से 48 तक, काफी समय तक रहा। मोहम्मद शाह दोस्तों बहादुर शाह के सबसे छोटे बेटे जहान शाह का पुत्र था। याद रखना, मोहम्मद शाह बहादुर शाह के सबसे छोटे बेटे जहान शाह का पुत्र था। मोहम्मद शाह का लगभग 30 साल लंबा शासनकाल, समझ रहे, 19 से 20 यानी कि 28 से 29 साल मान सकते हो, 30 प्रॉपर नहीं कहेंगे तो क्या है,
30 साल लंबा शासनकाल दोस्तों किसका, मोहम्मद शाह का लगभग 30 साल लंबा शासनकाल साम्राज्य को बचाने का आखिरी मौका था। अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण उसे रंगीला की उपाधि मिली। इसके शासनकाल में सैयद बंदियों का अंत हुआ। मोहम्मद शाह के काल में ही निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की नींव रखी। किसकी, मोहम्मद शाह के शासनकाल में निजाम उल मुल्क और हैदराबाद राज्य की नींव डाली। सादत खान ने अवध में अपने राज्य को स्वतंत्र कर लिया। इसी तरह बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गए। इसी समय राजपूताना क्षेत्र भी स्वतंत्र हो गया। फारस के शासक, पारस से ज्यादा था यानी कि ईरान से, उसके शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में ही दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने करनाल, दोस्तों याद रखना, 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में मुगल सेना को बुरी तरह से हराया और करनाल युद्ध में मुगल सेना का सर्वोच्च कमांडर मोहम्मद शाह था। इस प्रकार मोहम्मद शाह के लंबे शासनकाल में अधिकतर प्रांतों ने अपने को स्वतंत्र कर लिया। दोस्तों नादिर शाह का आक्रमण देखते हैं 1738 से 39 तक। मोहम्मद शाह के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। नादिर कुली यानी कि नादिर शाह का जन्म 1688 ईस्वी में खुरासान के तुर्कमान वंश में हुआ। याद रखना, कहां पर, खुरासान में, तुर्कमान वंश में हुआ। नादिर शाह को दोस्तों ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। कहां का, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह सफवी राजा यानी कि सफवी राजा शाह तहमास्प का मुख्य सेनापति था और 1732 ईस्वी में तहमास्प की मृत्यु होने पर उसका बेटा अब्बास शासक तथा नादिर शाह राज्य संरक्षक बना। 4 वर्ष बाद अब्बास की मृत्यु हो गई तथा 26 फरवरी 1736 ईस्वी को नादिर शाह ईरान का शासक बन गया। कब, 26 फरवरी 1736 ईस्वी को नादिर शाह ईरान का शासक बन गया। दोस्तों नादिर शाह ने जब कंधार पर आक्रमण किया, कब किया, याद रखना, 1737 ईस्वी में। तो नादिर शाह ने 1737 ईस्वी में कंधार पर आक्रमण किया और उसका घेरा डाला। लगभग 1 वर्ष के बाद करीब मार्च 1738 ईस्वी में विजय मिली तथा वहां के कुछ अफगानों ने गजनी और काबुल में शरण ली। नादिर शाह ने अफगान बागियों को शरण न देने के लिए मुगल बादशाह के पास अपना दूत दिल्ली भेजा। नादिर शाह ने अफगान बागियों को शरण न देने के लिए मुगल बादशाह के पास अपना दूत दिल्ली भेजा। दोस्तों किंतु इस दूत ने और उसके साथियों की मुगल सैनिकों ने जलालाबाद में हत्या कर दी। यही घटना नादिर शाह के भारत पर आक्रमण करने के मुख्य कारण बनी। दोस्तों समझ रहे हैं आप, इस दूत और उसके साथियों की मुगल सैनिकों ने जलालाबाद में हत्या कर दी। यही घटना नादिर शाह के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य कारण बनी। मोहम्मद शाह ने नादिर शाह के तीसरे दूत मोहम्मद खान को वापस जाने नहीं दिया। दोस्तों मोहम्मद शाह ने नादिर शाह के तीसरा दूत था मोहम्मद खान, उसको वापस नहीं जाने दिया। मोहम्मद शाह के इस व्यवहार को नादिर शाह ने अपने अपमान समझा, जो युद्ध का दूसरा कारण बना। आप समझ रहे कारण ना, जो कारण बने यानी कि 2 कारण थे। दूसरा कारण ये बना कि मोहम्मद शाह ने नादिर शाह के तीसरे दूत मोहम्मद खान को वापस जाने नहीं दिया और मोहम्मद शाह के इस व्यवहार को नादिर शाह ने अपना अपमान समझा, जो युद्ध का दूसरा कारण बना। नादिर शाह ने अपने हिंदुस्तानी अभियान के लिए कंधार का प्रयोग किया, एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में किया। उसने 31 मई 1738 को गजनी नगर में प्रवेश किया तथा 19 जून 1738 को काबुल पर अधिकार कर लिया। 18 नवंबर 1738 को नादिर शाह ने पेशावर को बिना प्रतिरोध के विजित किया। कब, 18 नवंबर 1738 को। दोस्तों ये याद रखना डेट्स, नेक्स्ट बात करेंगे। सैयद बंदियों को राजा बनाने वाला किंग मेकर दरबारी कहा जाता था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। जजिया को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा हटाया गया। ये सारे फैक्चुअल डेटा हैं गाइस, प्लीज मल्टीपल टाइम रिवीजन जरूरी है। आगे बढ़ते हुए नादिर शाह ने दोस्तों अटक के स्थान पर सिंध नदी को पार कर लाहौर पर कब्जा कर लिया। लाहौर के बाद नादिर शाह 5 फरवरी 1739 को सरहिंद पहुंचा। ये डेट याद रखना। तो लाहौर के बाद नादिर शाह 5 फरवरी 1739 को कहां पहुंचा, सरहिंद से वह अंबाला की ओर चला और अंबाला से अजीमाबाद और अजीमाबाद से करनाल की ओर कूच किया। दोस्तों अहमद शाह की बात करेंगे। मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका एकमात्र पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठा। इसी समय अहमद शाह अब्दाली ने 1748 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। इस समय राजकीय कामकाज का नेतृत्व राजमाता उदम बाई कर रही थी। अहमद शाह ने इमाम उल मुल्क को वजीर बनाया। तत्पश्चात इमाम उल मुल्क था, उसने अहमद शाह को अंधा बनाकर जेल में डाल दिया तथा जादर शाह के पुत्र आलमगीर सेकंड को गद्दी पर बैठाया। किसको, जो जादर शाह का पुत्र आलमगीर सेकंड, उसको गद्दी पर बैठाया। व्हाट माय पॉइंट, फिर से देखो, मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई, उसके पश्चात उसका एकमात्र पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठा। इससे अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में भारत पर आक्रमण कर दिया। इसी के समय अहमद शाह ने, इस समय राजकीय कामकाज का नेतृत्व किसके हाथ में था, राजमाता उदम बाई, कलर चेंज कर लेते हैं, राजमाता उदम बाई। और अहमद शाह ने इमाम मुल्क को वजीर बनाया। तो मुल्क कौन था, ये इमाम मुल्क वजीर था।
उसके पश्चात इमाल मुल्क ने अहमद शाह को अंधा बनाकर जेल में डाल दिया तथा जहादार शाह के पुत्र आलमगीर सेकंड को गद्दी पर बैठाया। इस इजाम उल मुल्क ने जो वजीर था और किसका, ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था किसके द्वारा, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। अब आलमगीर द्वितीय की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, व्हाट इट। आलमगीर द्वितीय पे आते हैं मेरे भाइयों। आलमगीर द्वितीय पे 1754 से 58 तक, कलर और चेंज करते हैं, थोड़ा प्यारा कलर लेते हैं। देखो आलमगीर द्वितीय 1754 से 58 तक रहा आलमगीर द्वितीय। इसका नाम था अजीजुद्दीन। इसी के शासनकाल में अब्दाली दिल्ली तक पहुंचा, याद रखना। प्लासी के युद्ध के समय यही मुगल सम्राट था, पूछ सकते हैं, नाम था अली अजीजुद्दीन। इसको आलमगीर द्वितीय की उपाधि मिली थी। शाहजहां तृतीय 1758 से 59, 1758 से 59 तक शाहजहां द्वितीय। आलमगीर की मृत्यु के बाद दिल्ली में इमाल मुल्क ने, याद रखना, आलमगीर की मृत्यु के बाद दिल्ली में इमाल मुल्क ने कामक्स के पुत्र मुही उल मिल्लार को शाहजहां तृतीय के नाम से राज सिंहासन पर बिठाया। आलमगीर की मृत्यु के बाद दिल्ली में इमाम उल मुल्क ने कामक्स के पुत्र मुही उल मिल्लार को शाहजहां तृतीय के नाम से राज सिंहासन पर बिठाया। इसका नाम था शाहजहां तृतीय 1758 से 59 तक। अब बात करते हैं शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। इसका वास्तविक नाम था अली गौहर, 1759 से 1806। और इसके समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में तथा बक्सर का युद्ध हुआ दोस्तों। और वर्ष 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है दोस्तों, समझ रहे हैं आप। शाह आलम द्वितीय दोस्तों बक्सर के युद्ध में मिली हार के बाद वह कई वर्षों तक इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन याफ्ता बनकर रह गया। 1772 में मराठों के शासन में ब्रिटिश आश्रय छोड़कर दिल्ली लौटा। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया तथा 1857 ईस्वी में मुगल वंश का सत्ता अंतिम रूप से खत्म हो गई। मुगल वंश की सत्ता अंतिम रूप से 1857 में खत्म हो गई। अब बात करेंगे अकबर द्वितीय 1806 से 37 तक। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी दोस्तों। अकबर सेकंड के शासनकाल में मुगल सिक्के लगभग बंद हो गए थे, ये याद रखना, ये फैक्चुअल डेटा आता है। तो अकबर सेकंड के शासनकाल में मुगल सिक्के मोस्टली खत्म हो चुके थे, फाइनेंशियल पड़ाव नीचे की ओर आ चुका था। आलमगीर सेकंड ने नवाब खान की उपाधि प्रदान की थी। तो आलमगीर सेकंड ने नवाब खान की उपाधि दी थी फ्रांसिस गवर्नर डुबले को। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 ईस्वी में मराठों की हार के बाद। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में, अंग्रेजी विजयी रहे। शाह आलम सेकंड की हत्या हुई 1806 ईस्वी में गुलाम कादिर खान ने। किसने? 1806 ईस्वी में गुलाम कादिर खान ने। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम था अहमद खान। अहमद ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 8 बार। ये समझना, अहमद शाह अब्दाली ने 8 बार, और इसका वास्तविक नाम था अहमद खान। ये सारा फैक्चुअल डेटा है, इस पर और बात कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं बहादुर शाह द्वितीय पे 1837 से 57 तक, और ये लास्ट शासक था जिसमें 1857 की क्रांति देखी हुई इसी के समय में। बहादुर शाह जफर दोस्तों सेकंड, जफर नाम से एक कप्तान लिखते थे, अंतिम मुगल सम्राट थे। 1897 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया, लेकिन कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से समाप्त हो गया। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया तथा जहां 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। समझ रहे हैं आप? 1862 में रंगून में इसकी मृत्यु हो गई। ये सारी कहानियां अपन देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है। अब उत्तरकालीन मुगल सम्राट का क्रम देखते हैं। जो इंपोर्टेंट है क्रम ही आ रहा है भाई, क्रोनोलॉजी में ही क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाइयों, सो डोंट अंडरस्टिमेट। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 12 तक रहा। ये बहादुर शाह प्रथम 1707 से 12 तक। उसके बाद जहादार शाह 1712 से 13 ईस्वी तक। फर्रुखसियर 1713 से 19 तक। रफी-उद-दराज 28 फरवरी 1719 से 4 जून 1719 तक, यानी कि सबसे कम समय तक ये रहा। उसके बाद सबसे सेकंड ये था, दूसरे कम समय तक रफी-उद-दौला। सबसे कम समय तक पूछा जाए तो वो है रफी-उद-दराज। क्या नाम है? रफी-उद-दराज। 28 फरवरी 1719 से 4 जून 1719 तक। रफी-उद-दौला है 6 जून से लेके दोस्तों 17 सितंबर 1719 तक। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक। अहमद शाह की बात करें 1748 से 54 तक। आलमगीर सेकंड 1754 से 59 तक। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक। अकबर द्वितीय 1806 से 37 तक। और बहादुर शाह सेकंड जफर नाम से 1837 से 1857 तक। समझ गए? ये क्रोनोलॉजी एक बार अच्छे से देखना, हो सकता है स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो। अब बात करते हैं मेरे भाइयों मुगल दरबार में दलीय गुटबंदी क्या थी। मुगल दरबार कई खेमों में बटा था, जिनमें 4 प्रमुख थे। तुरानी, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। नंबर 1 तुरानी, ईरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। समझ रहे आप? इसमें प्रथम तीन थे, तुरानी थे, अफगानी थे और ईरानी, जो मध्य एशियाई ईरानी और अफगान थे दोस्तों, और उनके सैनिकों के वंशज थे। इनके वंशज भारत के भिन्न भिन्न भागों में सैनिक और असैनिक पदों पर नियुक्त थे। इसमें तुरानी और अफगानी सुन्नी मत के थे, जबकि ईरानी अधिकतर शिया थे।
तुरानी और अफगानी कैसे थे? वो सुन्नी मत के थे, जबकि ईरानी अधिकतर शिया थे दोस्तों। क्या थे? शिया। ईरानी दल में असद खान था और उसके बेटे जुल्फिकार खान जैसे सरदार थे जो शिया मत को मानते थे। ये औरंगजेब के समय के थे, जो औरंगजेब भी शिया मत को मानता था। तो इसमें तुरानी और अफगानी सुन्नी मत के थे, जबकि ईरानी अधिकतर शिया थे। ईरानी दल में कौन कौन थे? असद खान और उसके बेटे जुल्फिकार खान जैसे सरदार थे जो शिया मत को मानते थे। समझ गए? नेक्स्ट बात करेंगे। तुरानी दल में चिनकिलिच खान और गाजी उद्दीन फिरोज जंग जैसे सरदार थे जो इस्लाम के सुन्नी मत के अनुयायी थे। हिंदुस्तानी दल में वे लोग थे जिनके पूर्वज भारत में आकर बस गए थे अथवा हिंदू से मुसलमान बन गए थे। इस दल को राजपूत, जाट तथा हिंदू जमींदारों का समर्थन प्राप्त था। समझ रहे हैं आप? अब बात करेंगे विदेशी आक्रमण, उसके बाद देखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो अब विदेशी आक्रमण की चर्चा करेंगे अपन। विदेशी आक्रमण, ठीक है, आते हैं। देखो, नादिर शाह का आक्रमण दोस्तों, फारस का शासक था। फारस मतलब ईरान वाला। 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया नादिर शाह ने। 1738 ईस्वी में गजनीनगर, जो गजनीनगर में प्रवेश किया और काबुल पर अधिकार कर लिया। 1738 में नादिर शाह ने अटक नामक स्थान पर सिंधु नदी पार की और लाहौर पर अधिकार कर लिया। फरवरी 1739 में नादिर शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप मोहम्मद शाह अपने मीर बख्शी दान ए दौरान निजामुल मुल्क तथा शहादत खान आदि को लेकर पंजाब पहुंचा और करनाल का युद्ध हुआ। अंत में निजाम उल मुल्क की मध्यस्थता के कारण मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच समझौता हुआ। मार्च 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह का अधिकार हो गया। नादिर शाह दिल्ली में लगभग 2 माह तक रुका। कब? मार्च में। तथा वापस जाते समय अपने तख्त ताउस, कोहिनूर हीरा तथा मुगल खजाना ले गए। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण दोस्तों इसके बाद हुआ। नादिर शाह की हत्या 1747 में कर दी गई। 1747 अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बन गया। शीघ्र ही उसने काबुल को जीत दिया और आधुनिक अफगान राज्य की नींव डाल दी। 1748 से 69 ईस्वी के बीच अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 9 बार आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का उद्देश्य भारत के धन को लूटना था। 1748 ईस्वी में पंजाब पर प्रथम आक्रमण सफल रहा तथा 1749 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया। 1752 ईस्वी में पंजाब पर तीसरी बार आक्रमण किया गया। जनवरी 1757 में वह दिल्ली में प्रवेश कर गया और उसने मथुरा तथा आगरा तक लूटमार की दोस्तों, लूटमार की। प्रथम आक्रमण की बात करेंगे। क्या है प्रथम आक्रमण? बात करते हैं। दिसंबर 1747 में 1747 में अब्दाली पेशावर से भारत पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। जनवरी 1748 में लाहौर और सरहिंद पर कब्जा कर लिया गया दोस्तों। कहां पर? लाहौर और सरहिंद पर। किंतु सरहिंद के पास शाहजादा अहमद शाह के नेतृत्व में मुगल सेना ने अब्दाली को परास्त कर दिया। मोइन उल मुल्क को पंजाब का गवर्नर बनाया गया। याद रखना, मोइन उल मुल्क को। दूसरा आक्रमण हुआ दिसंबर 1749 में, करीब एग्जैक्ट 2 ईयर्स बाद, 2 साल बाद एग्जैक्ट दिसंबर 1749 में अब्दाली ने दूसरा आक्रमण किया और पंजाब के गवर्नर मोइन उल मुल्क को परास्त किया। चार महल, गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट और पसूर का वार्षिक कर देने के वचन पर अब्दाली वापस लौट गया। तीसरा आक्रमण 1751 से 52 ईस्वी में, 1751 से 52 ईस्वी की बात हो रही है। नियमित रूप से कर न मिलने के कारण अब्दाली ने पंजाब पर तीसरा आक्रमण किया। 4 माह के घेरे के बाद मार्च 1752 ईस्वी में मोइन उल मुल्क यानी कि मीर मन्नू पराजित हुआ। कश्मीर में दुर्रानी के साम्राज्य में मिला लिया गया। मुगल बादशाह अहमद शाह ने अहमद शाह अब्दाली को लाहौर और मुल्तान का प्रदेश दे दिया। अब्दाली के तीसरे आक्रमण के समय अहमद शाह मुगल बादशाह 1748 से 54 ईस्वी में था दोस्तों, उसकी बात कर रहा हूं। 1753 ईस्वी में मोइन उल मुल्क की मृत्यु के बाद वजीर इमाद उल मुल्क ने अदीना बेग खान को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। समझ रहे आप? 1753 ईस्वी में मोइन उल मुल्क की मृत्यु के बाद वजीर इमाद उल मुल्क ने अदीना बेग खान को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। इमाद उल मुल्क ने मुगलानी बेगम को कैद में डाल दिया और मुगलानी बेगम मीर मन्नू की पत्नी थी, जिसे अहमद शाह ने अपने एजेंट तथा पंजाब के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था दोस्तों। समझ रहे आप? ये थे 3 आक्रमण। अब आते हैं चौथे पे। चौथा आक्रमण क्या है? इमाद उल मुल्क द्वारा पंजाब, सिंध को मुगल साम्राज्य में मिलाने के बाद अपने खोए प्रांत को पुनः प्राप्त करने हेतु अब्दाली ने 1756 से 57 ईस्वी में भारत पर चौथा आक्रमण किया। दिसंबर 1756 ईस्वी में वह लाहौर पहुंचा तथा जनवरी 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली में प्रवेश कर उसे लूट लिया और साथ ही साथ आगरा तथा मथुरा को भी लूट लिया। दिल्ली से वापसी के पहले उसने मुगल बादशाह आलमगीर सेकंड को कश्मीर, लाहौर, सरहिंद तथा मुल्तान देने के लिए विवश किया। इन क्षेत्रों की देखभाल के लिए अहमद शाह अब्दाली ने अपने बेटे तिमूर या तैमूर शाह को नियुक्त किया था दोस्तों। इसके अतिरिक्त अहमद शाह अब्दाली भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमाद उल मुल्क को वजीर तथा सरदार नजीब उद दौला को साम्राज्य का अमीर बख्शी
और अपना एजेंट बनाकर वापस चला गया। अब बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ द मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। ये इंपोर्टेंट है, मेंस में भी आ सकता है, सो प्लीज बी कॉन्शियस अबाउट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है दोस्तों, इतिहासकारों की माने तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के प्रमुख मत भिन्न है। इस पर इतिहासकार दो खेमों में विभाजित हैं। नंबर एक, जदुनाथ सरकार, एस.आर. शर्मा, लैंडपूल आदि विद्वानों के अनुसार औरंगजेब की धार्मिक एवं राजपूत तथा दक्कन आदि नीतियों के कारण, जदुनाथ सरकार के हिसाब से आदि नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। समझ रहे हैं आप। और सतीश चंद्रा, इरफान हबीब, अतहर अली तथा सीरीन मूसवी आदि विद्वानों की माने तो मुगल साम्राज्य के पतन के बीच बाबर के समय से ही उपस्थित थे तथा उन्होंने पतन को दीर्घावधि प्रक्रिया का परिणाम माना है। ये सब तो सतीश चंद्रा जी, इरफान हबीब और अतहर अली और ये सीरीन मूसवी दोस्तों। अब पतन में औरंगजेब की मेन भूमिका क्या थी, इस पर बात करेंगे। औरंगजेब की नीतियों की बात करेंगे। औरंगजेब दोस्तों, उसकी धर्मांधा, उसका अंधापन धर्म के प्रति, उसकी नीति के कारण सिखों, जाटों तथा बुंदेलों, राजपूत एवं मराठों ने विद्रोह किया। जजिया कर पुनः लागू करना, दक्षिण की मुक्तापूर्ण नीति आदि मुगल साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध थी। मुगल अभिजात वर्ग का पतन, सम्राटों की देखा देखी मुगल अभिजात वर्ग ने भी पश्चिम एवं कठोर राजनीतिक जीवन छोड़ दिया था। मुगल दरबार में गुटबंदी, मुगल साम्राज्य के अंतिम समय में दरबार में गुटबंदी देखने को मिलती है। सैन्य दुर्बलता, सैनिक अपने मनसबदारों के प्रति निष्ठा रखते थे। सैनिकों में अनुशासनहीनता, विलासतापूर्ण जीवन, निष्क्रियता आदि अवगुण घर कर गए थे। आर्थिक कमजोरियां, आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों की बिगड़ती हुई स्थिति ने मुगल साम्राज्य को खोखला कर दिया था। और विदेशी आक्रमण तो आप जान सकते हो, कितने विदेशी आक्रमण हुए, कौन कौन से हुए आप देख सकते हो। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य को अत्यधिक आघात पहुंचाया दोस्तों, जो उत्तरवर्ती मुगल थे। मुगल के पतन का प्रभाव या परिणाम, क्षेत्रीय शक्ति का उदय हुआ। ब्रिटिश शासन के लिए भारत में द्वार खुल गए। कई रियासतें स्वतंत्र हो गई, जैसे हैदराबाद, अवध, बंगाल आदि। विदेशी आक्रमणों के द्वार खुल गए, जैसे नादिर शाह का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण आदि दोस्तों। ये सारी चीजें होने लगी दोस्तों, समझ रहे हैं। अब नवीन स्वायत्त राज्यों का उदय, ये नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में देख के आएंगे अपन। और आई होप आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपके एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम हो, चाहे पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस हो, आरएपीसीएस, जितने भी हैं, उत्तराखंड का हो, यूपी पीसीएस, बिहार वगैरह, यहाँ सबसे इंपोर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं अभी भी 2025 के यूपी पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन, आरओ में आए हुए क्वेश्चन, बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर दिखा दूंगा आपको, ठीक है। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें प्लीज, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोरल सपोर्ट मिलता रहे और आपका प्यार मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।